ऑल राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी मेजर टॉपिक्स MA2 के कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से। एंड आई एम होपिंग दैट दिस वुड बी आवर लास्ट वीक टुगेदर विद MA2। एंड कैश एंड कैश फ्लोज जो अब हम अपना सेगमेंट शुरू करने लगे हैं, ये मोस्टली थियोरेटिकल है। तो इसको मैं जरा इस तरह से ही लेकर चलूंगी कि हम कॉन्सेप्चुअली चीजों को क्लियर कर रहे होंगे और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम एक एक चीज को लटकाएंगे नहीं। सिंपल टॉपिक है, आसान है। कैश एंड कैश फ्लोज, आपको मालूम है कैश के बारे में बात हो रही है। कैश के बारे में बात हो रही है यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस कैश में हो रही होंगी उनकी बात हो रही है। इदारा कोई भी हो, बिजनेस कोई भी हो, उसको ये ट्रैक रखना बहुत जरूरी है कि उसका कितना कैश आया, इनफ्लो हुआ, और कितना कैश आउटफ्लो हुआ, बाहर गया, जिसके लिए वो कुछ अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी कहते हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कुछ है। कैश फ्लो साइकिल के बारे में बात है, टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लो, कैश अकाउंटिंग एंड अक्रूवल्स अकाउंटिंग, कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट। माहम पढ़िएगा। You will have encountered. Will have encountered the difference between cash and equals accounting in your previous studies, financial accounting. But the distinction is important in this exam. कैश और अक्रूवल्स अकाउंटिंग क्या फर्क है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, याद है? Accounting वो रिकॉर्ड करने का। रिकॉर्डिंग एंड, दो वर्ड्स है ना जो मैं आप लोगों को कहती हूँ हमेशा याद रखना। अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं करना है बल्कि उसकी वैल्यू, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है वो भी तो पता लगाना है। रिकॉर्डिंग के अंदर कौन से 6 क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम सीखते हैं? Where to record? व्हाट टू रिकॉर्ड, वेयर टू रिकॉर्ड, हाउ टू रिकॉर्ड, Which side? विच साइड टू रिकॉर्ड, वेदर टू रिकॉर्ड और नॉट। ये सारी चीजें हम देख रहे होते हैं। और फिर वैल्यूएशन में सिर्फ एक ही सवाल होता है, कौन सा? Which side? एट विच अमाउंट, एट विच अमाउंट शैल बी रिकॉर्ड, एस्टिमेट क्या निकलेगा। तो अकाउंटिंग का मतलब क्लियर है। अब आइए कैश और अक्रूवल्स में क्या फर्क है। कैश अकाउंटिंग, अक्रूवल्स अकाउंटिंग, क्या फर्क? आपकी नॉलेज में जो भी है बताएं। कैश हैंड टू हैंड पेमेंट होती है, अप्रूवल्स थोड़ी डिले होती है, तो पहले हो जाती है या बाद में हो। ऑल राइट, अकाउंटिंग का मतलब तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना। अकाउंटिंग का मतलब है कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको फौरी तौर पे रिकॉर्ड करो और उसकी वैल्यू लगाओ। क्या करो नबीहा? फौरी तौर पे रिकॉर्ड करो और उसकी वैल्यू लगाओ। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसकी अकाउंटिंग लाजमी है, यस और नो? अब उसकी अकाउंटिंग करने का जो तरीका है ना, वो दो तरीके हैं। एक तो ये कि माहम, मैंने ये आपको सेल किया मार्कर, आपने मुझे 10 रुपए दे दिए इस मार्कर के। ये 10 रुपए मुझे जैसे ही मिल गए ना, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, सेल हो गई। लेकिन एक अकाउंटिंग ये है कि मैं नबीहा को बोलूं, नबीहा ये लो 10 रुपए मैं सेल कर रही हूँ, पैसे तुम हफ्ते में दे देना, एक हफ्ते बाद दे देना। और मैं घर गई वापस, या मतलब मैं दुकान पे गई और मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि पैसे तो आए नहीं। तो जब तक पैसा ना आए तब तक रिकॉर्डिंग नहीं करनी। ये कौन कह रहा है? कैश कैश अकाउंटिंग। ये कौन कह रहे हैं? कैश अकाउंटिंग के जब तक पैसा आए या जाए ना तब तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करो। कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, तभी आप रिकॉर्ड करो, नहीं तो कुछ भी नहीं करो। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अक्रूवल्स। अक्रूवल जरा ध्यान लगाइए।
जी, तो कैश अकाउंटिंग बात समझ आई कि जब तक कैश इनफ्लो ना हो, जब तक कैश आउटफ्लो ना हो, तब तक रिकॉर्ड नहीं करने का। कौन कह रहा है? कैश अकाउंटिंग। अक्रूवल्स अकाउंटिंग क्या कह रही है? इसका ऑपोजिट कर लूं। ऑपोजिट क्या? भाई मैंने तुमको दिया ना डस्टर, दे दिया ना, तुम्हारा हो गया ना, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई ना। और करो। पैसों की फिक्र नहीं करो कि पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे। पैसे जब आएंगे तब वो रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन अभी ये तो सेल हुई है, ये माल तो मेरे गोदाम से वहां चला गया, ये मार्कर तो मेरे गोदाम से वहां चला गया। तो क्या करो, फौरी तौर पे रिकॉर्ड करो। ठीक है। अब रिकॉर्डिंग में फिर तुम कर देना कि हाँ रिसीवेबल्स खड़ा कर देना, पे करना है और पे नहीं किया पेबल्स खड़ा कर देना। लेकिन रिकॉर्डिंग उसी दिन होगी जिस दिन एसेट ट्रांसफर हुआ, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है। कैश के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर हो गया दोनों कॉन्सेप्ट? अब आइए आगे आते हैं। कैश फ्लो साइकिल। नबीहा। A business which fails to make फेल्स। sales, a business which fails to make profits will go under in the long term. However, a business which runs out of cash within a couple of months will fail, despite the fact that it is basically profitable. क्या कह रहे हैं? अ बिजनेस विच फेल्स टू मेक प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट नहीं कमा रहा, विल गो अंडर इन द लॉन्ग रन। क्या कह रहे हैं? जो बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा, जो कमा नहीं पा रहा प्रॉफिट्स, वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर सकता अपने आप को। प्रॉफिट्स अर्न करना बेहद जरूरी है फॉर सस्टेनेबिलिटी। लॉन्ग रन में वो नहीं चलेगा, शायद शॉर्ट टर्म 1-2 साल चल जाए, 3 साल चल जाए, मगर चौथे साल उससे ठप होना ही होना है, 5वें साल से ठप होना ही होना है। कब तक वो ऐसा चलेगा कि प्रॉफिट के बगैर वो कब तक अपनी जेब से डालेगा? However, a business which runs out of cash, पॉइंट टू बी नोटेड सर, यहाँ पे डिफरेंस बताया जा रहा है। एक ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट नहीं कमा रहा, और एक ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट तो कमा रहा है बुक्स में, लेकिन हाथ में पैसा नहीं है। हाथ में पैसा नहीं है, सब मार्केट में फंसा हुआ है। बुक्स में आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करिए प्रॉफिट 10,000 मिलियन, मगर हाथ में 1 रुपया नहीं है, या बहुत कम है जो इनफ नहीं है रूटीन बेसिस पे चलाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं कि अ बिजनेस विच रन्स आउट ऑफ कैश इवन फॉर कपल ऑफ मंथ, सिर्फ 2 महीने के लिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 महीने के लिए उसके हाथ तंग है, हाथ में कैश कम है, तंगी है या नहीं है, विल फेल डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज बेसिकली प्रॉफिटेबल। विल फेल यानी कि डेफिनेटली फेल करेगा। और इस बात से बेफिक्र होके कि प्रॉफिट है या नहीं है, प्रॉफिट हो भी, बुक्स में शो रहा है प्रॉफिट है, मगर सिर्फ 2 महीनों के लिए हाथ में कैश नहीं है, उड़ गया, वो डूबा। सिर्फ 2 महीने कैश नहीं है, इतनी इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि वो डूबा। और दूसरी तरफ दूसरा बिजनेस है जिसके पास कैश है लेकिन बुक्स में प्रॉफिट शो नहीं हो रहा, तो वो लॉन्ग टर्म में जाके ठप होगा, फौरी तौर पे नहीं। उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हाथ में तो कैश है ना, बुक्स में प्रॉफिटेबल नहीं है, तो क्या हुआ? बात समझ आई? ये गोला गंडा, ये है कैश फ्लो साइकिल। अब कैश फ्लो साइकिल हमें क्या कह रहा है बेसिकली, कि a business which fails to make profit will go under in the long term. However, a business which runs out of cash even for a couple of months will fail despite the fact that it is basically profitable. Why? इन्होंने प्रूफ करके दिखाया है यहाँ एग्जाम्पल के जरिए, कि ये फॉर फर्ज करो डेविड कंपनी स्मॉल बिजनेस वन अ कॉन्ट्रैक्ट 1 million का फ्रॉम गोलियत, which will be paid in equal annual installments of $2 lakh over 5 years at the end of each year. David Company has a maximum bank overdraft of 2 lakh million. The work on the contract is completed at the end of year two. A total of $750,000 was incurred and on expenses. $2 lakh in year one, 5,50,000 in year two. The cash position of David Company over these 5 years as a result of this contract is as follows: 1, 2, 3, 4, 5. अब इसमें क्या हो रहा है? Brought forward surplus, ये है रिसीव फ्रॉम गोलियत, ये है पेमेंट्स टू सप्लायर्स, ये है कैश सरप्लस ओवरड्राफ्ट, ये है अकाउंट्स पेबल आउटस्टैंडिंग, ये है। वी कैन सी दैट इन द एंड ऑफ ईयर टू डेविड कंपनी इज इन ट्रबल। कैसे? ईयर टू में क्या हो रहा है? ब्रॉड फॉरवर्ड तो कुछ भी नहीं है ईयर वन ईयर टू में, ठीक है। रिसीव फ्रॉम गोलियत यानी पेमेंट जो आई है,
वो सप्लायर से या कस्टमर से जो आई है वो कितनी है, 2 लाख, 2 लाख। पेमेंट्स टू सप्लायर, जो सप्लायर को पेमेंट करनी है, पहले साल 2 लाख किए तो हाथ में कोई कैश है नहीं, जीरो। दूसरे साल जो किए डेफिसिट में चले गए, क्योंकि पेमेंट करनी थी 4 लाख और हाथ में है सिर्फ 2 लाख, तो डेफिसिट, 2 लाख का डेफिसिट हो गया। अब तीसरे साल देखिए, जो ब्रॉड फॉरवर्ड है वो यहाँ इस साल का ब्रॉड फॉरवर्ड डेफिसिट में, फिर 2 लाख हमें मिले हैं किससे, गोलियत से, और 1.5 लाख हमें सप्लायर को पेमेंट करनी है, तो फिर भी हम 1.5 लाख डेफिसिट में। चौथे साल जा करके कुछ 50,000 का प्लस आया, और पांचवें साल जाके कुछ बेहतर प्रॉफिट हुआ है 2.5 लाख का। लेकिन ये ईयर 2 में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वी कैन सी एंड ऑफ ईयर 2 डेविड कंपनी इज इन ट्रबल। अब आइए जरा ये पढ़िए, नबीहा पार्ट ए पढ़ें। Debitco has run up the maximum overdraft, but some suppliers have to wait over a year until the end of year three in order to get paid. Many will be unwilling to wait. Long-term suppliers will refuse to supply goods until they are paid for previous supplies. This will prevent the business functioning at all. Debitco cannot pay its bill on time, and suppliers can start legal proceedings for the business to be wound up. क्या बात हो रही है? कि जितने ज्यादा सप्लायर्स होंगे, जितनी ज्यादा ओवरड्राफ्ट होगा उसका। भाई देखो, डेविड कंपनी मस ट्रबल में क्यों है? आपके सहन में क्या आ रहा है, ट्रबल में क्यों है? इसको 2 लाख का डेफिसिट है, तो ट्रबल में क्यों है? क्या ट्रबल है? कैश नंबर वन कैश नहीं है, नंबर टू लाइबिलिटीज बहुत है, सर पे प्रेशर है सप्लायर का। फिर पेमेंट कब दोगे, कब रिलीज हो रही है पेमेंट, पेमेंट कर दे, पेमेंट कर दे, फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज, ईमेल पे ईमेल आई जा रही है, लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम किस मुंह से क्या बोले। तो वो सप्लायर जो वेट कर रहा है उसको तकरीबन 2 साल और वेट करना पड़ेगा, तब जाके कुछ पेमेंट रिलीज होगी उसकी। क्या ख्याल है? तो वेटिंग पीरियड बढ़ गया ना, तो अच्छी बात नहीं है कि आप एक सप्लायर से वादा किए कल पेमेंट करने का, और अब आप उसको 2 साल इंतजार करा रहे हो उसकी पेमेंट के लिए। क्या ख्याल है? तो ये बड़ा मसला वाला फैक्ट है। अब ये कंपनी के ऊपर है कि उसकी गुडविल कितनी है, वो कितना नेगोशिएशन पावर रखते हैं, सप्लायर से बातचीत करके कितना उसको पटा सकते हैं, मना सकते हैं, 2 साल का और टाइम मांग सकते हैं, या तो उसको फिर अपनी बदनामी मोल लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो पेमेंट नहीं करेगा उसकी तो बदनामी होगी, सप्लायर तो बोलेंगे "ये इसके पास नहीं जाना, ये बहुत वो है, पेमेंट रोक के रख लेता है, फलाना है, अच्छा कस्टमर नहीं है ये वो"। बदनामी करने में तो कोई लोग एक सेकंड नहीं लगाते, किसी को बदनाम करने में कोई रुकता थोड़ी। अब आइए सेकंड, पढ़िए माँ। If the bank overdraft lasts for long enough, the bank may take a similar view, although the overdraft will have been paid off by the end of fourth year. Employees who are not paid can sue for breach of contract. They might also find alternative employment. The bank may worry about the length of exposure. अब ये बात जहन में रखिए, सिर्फ सप्लायर ही नहीं, कैश डेफिसिट का मतलब है आपकी मंथली सैलरीज, एम्प्लॉइज की सैलरीज कौन देगा? डेफिसिट में जा रहे हो, एक पैसा नहीं है, ऊपर से कर्जा चढ़ा हुआ है, एम्प्लॉइज को कौन देगा? प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक की एक ओवरड्राफ्ट देने की लिमिट है, लिमिट क्रॉस हो गई है, वो वार्ड आपको ओवरड्राफ्ट नहीं दे रहा, उधार नहीं दे रहा वो, जब तक कि पुराना उधार आप पे ऑफ नहीं कर देते। तो मसला है, अब एम्प्लॉयज भी आपको छोड़ छोड़ के जा सकते हैं, आप पे नहीं करोगे तो कितने महीने कोई रहेगा। बात समझ आ रही है? तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है जिसमें डेविड कंपनी फंस चुकी है। अब आइए, नेगोशिएशन की मदद से हो सकता है वो सप्लायर्स को संभाल ले। खैर आगे बढ़िए, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं नबीहा? Working capital is the difference between a firm's current assets and current liabilities. These are assets or liabilities which are or can be turned into cash. वर्किंग कैपिटल नाम से ही लग रहा है, वर्किंग काम करने के लिए, कैपिटल जो पैसा चाहिए, डे टू डे एक्टिविटीज रन करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। उसको कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं? फर्म्स करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो जो एक्स्ट्रा है वो आपका क्या है? वर्किंग कैपिटल है। बात समझ आई यहाँ पे? अब आइए नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल में जो करंट एसेट्स है वो डेफिनेटली, अब मेरे पास करंट एसेट्स क्या है, फॉर एग्जांपल आई एम मैन्युफैक्चरिंग द मार्कर्स, तो ये मेरी इन्वेंट्री है, ये मेरा करंट एसेट है, इसको मैं फौरी तौर पे बेच के पैसे ले सकता हूँ, यस और नो? तो मेरा हाथ में पैसा आ जाएगा। करंट लाइबिलिटीज क्या है? जो मुझे फौरी तौर पे पे ऑफ करनी है 1 साल के अंदर अंदर, वो मैं पे ऑफ कर दूं।
ठीक है, तो मेरे पास इतने करंट एसेट्स होने चाहिए जिसको मैं बेच कर लाइबिलिटी भी पे ऑफ कर लूं, मेरे पास वर्किंग कैपिटल भी मौजूद हो जिससे मैं काम कर सकूं। अब आइए वर्किंग कैपिटल साइकिल मेजर्स। अब देखो वर्किंग कैपिटल साइकिल किसे कहते हैं, प्लीज क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना कि आया कि आपसे पूछा जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, या आपसे पूछा जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल बेसिकली इट्स द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन कैश आउटफ्लोज फॉर मटेरियल्स एंड कैश इनफ्लोज फ्रॉम कस्टमर्स। यानी कि आप मार्कर बनाने जा रहे हो तो मार्कर के लिए रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे नहीं लाओगे, तो पहली मर्तबा आप गए रॉ मटेरियल खरीद के लाए तो जेब से पैसे गए, आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल शुरू होता है। अब कितने देर में आप मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करोगे, कितनी देर में आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजोगे, कितने दिनों में वो मार्कर सेल होगा, कस्टमर की जेब में मार्कर जाएगा और कस्टमर की जेब से पैसा निकल के आपके इदारे में आएगा। तो ये जो जितना टाइम लगता है फ्रॉम परचेजिंग द रॉ मटेरियल टिल डिलीवरिंग द प्रोडक्ट एंड ब्रिंगिंग द कैश आउट ऑफ कस्टमर्स पॉकेट, ये उस पूरे टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब आइए नेक्स्ट, Upon ये आप डायग्राम देख सकते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, फिर उसके बाद प्रॉफिट, रिसीवेबल्स, कैश पेबल्स, ये पूरा ऑपरेटिंग साइकिल आपका बन रहा है। अब आइए जरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट अ फर्म बाइज रॉ मटेरियल्स ऑन 1.5 months credit, holds them in store for 1 month, and then issues them to the production department. The production cycle is very short, but finished goods are held for 1 month before they are sold. Customers take 2 months credit. The working capital cycle would be, यानी अब इन्होंने यहाँ पे डेटा दे दिया सारा, और इस डेटा को आप यहाँ पे पुट करके वर्किंग कैपिटल साइकिल निकाल रहे हो। कैसे? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड कितना है, 1 month, 1 month यहाँ पे लिखा होगा 1 month, ठीक है। लेस क्रेडिट टेकन फ्रॉम सप्लायर्स, क्रेडिट कितने महीने का मिल गया आपको, 1.5 months। फिनिश गुड्स इन्वेंटरी टर्नओवर पीरियड 1 month। रिसीवेबल पेमेंट पीरियड 2 months। आपका क्या निकल रहा है, वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब कैसे पता चलेगा क्या प्लस होगा और क्या ऐड होगा, Current assets minus करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। गुड। सो करंट एसेट में रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, ये तो आपकी वैल्यू में बात हो ही नहीं रही है, तो मंथ्स में बात हो रही है। तो इसमें आप करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इस तरह जहन में नहीं रखोगे, बल्कि रॉ मटेरियल इन्वेंटरी टर्नओवर पीरियड यानी कि कितने महीने रॉ मटेरियल आपकी गोदाम में रखी हुई है, 1 महीने तक, तो उसको प्लस करोगे कि 1 महीने तक माल आपके पास है। फिर लेस करोगे क्रेडिट टेकन फ्रॉम सप्लायर्स, कितने महीने का आपको उधार मिल रहा है, 1.5 महीने का, तो आपने उधार के जो पीरियड है वो 1.5 महीने का डिडक्ट कर लिया। फिर फिनिश गुड्स इन्वेंटरी टर्नओवर पीरियड यानी कि फिनिश गुड्स कितने दिनों में सेल हो जाती है, आपके इदारे से गायब हो जाती है, 1 महीना लगता है उसको, यानी 1 महीना फिनिश गुड्स भी आपके गोदाम में पड़ा रहता है, प्लस करेंगे। फिर रिसीवेबल पेमेंट पीरियड यानी जो रिसीवेबल्स हैं आपके, जो आपको लेने हैं, जो मिलने हैं, उसको पे ऑफ वो कब कितने दिन में आपको मिल रहे हैं, 2 महीने लग रहे हैं, तो वो आपके इदारे में कितने महीने बाद आ रहे हैं, 2 महीने बाद। ऐड करेंगे, आपके पास निकल के क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब इसको याद कर लो, याद कर लो, या उसको लॉजिकली समझ रहे हो तो लॉजिकली समझ लो, जो आसान लगे। लेकिन एक बात रखो, जो इदारे के अंदर आ रहा है वो प्लस हो रहा है, जो इदारे से जा रहा है वो माइनस हो रहा है। अब ये देखिए, एक मिनट, ये पढ़िएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, नबीहा। in a retailing business, most sales are for cash or by credit card and debit card. And the company therefore receives most of its cash income at the time of sale. Large supermarket chains will sell goods within a few days of purchase might not pay their suppliers until after the goods have been sold and the cash received. In a manufacturing business, time sales will get less basis. The working capital cycle will therefore be more conventional with payments exceeding itself.
ठीक है, so different types of businesses. In a retailing business, most sales are for cash or by credit card and debit card. Retailing का क्या मतलब है? रिटेल बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या फर्क है? क्या पढ़ के समझ आया वहां हम? ये बड़ी बड़ी बिग उस पे होता है, लाइक सुपरमार्केट। छोटी रिटेल शॉप्स नहीं होती, सिर्फ बड़ी ही होती हैं। रिटेल का मतलब है रेडीमेड गुड्स बेचना, सिर्फ ट्रेडिंग करना। क्या मतलब है? ट्रेडिंग करना, रेडीमेड गुड्स बेचना। उनको बनाने का टेंशन नहीं है, उनको सिर्फ बेचने का है। दैट्स इट। और मैन्युफैक्चरिंग, वो बना रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रोसेस से गुजार रहे हैं चीजों को। वो उसके सप्लायर से डीलिंग, रॉ मटेरियल खराब, डिफेक्टेड, कस्टमर कंप्लेन्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सब चल रहा है उधर। यहाँ पे सिर्फ रिटेल चल रहा है, सिर्फ सेल हो रही है। ये हम दुकान खोल के बैठे हैं, ये लो खरीद लो, सुपरमार्केट है, आ जाओ जो लेना है ले लो, हर ब्रांड का प्रोडक्ट है। लेकिन उनको बनाना नहीं। हाँ, उनको संभालना, यस। ठीक। तो ये फर्क है दोनों में। अब आइए, टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। कितने टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं? नंबर 1 कैपिटल, नंबर 2 रेवेन्यू। अब बताओ क्या फर्क है कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में? बताइए, पढ़े हुए हैं आप लोगों ने? कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम्म। और रेवेन्यू मतलब जो सेल्स हुई है उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, और कोई और इलैबोरेट करें? कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस बड़ी। हाँ, वही सेम चीज है, नथिंग डिफरेंट। कैपिटल जो वन ऑफ है, वंस इन अ लाइफ टाइम एसी खरीदा, वंस इन अ लाइफ टाइम गाड़ी खरीदी है, तो ये वन ऑफ एक्सपेंडिचर है या वन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। रेवेन्यू रूटीन है, रिपेयर्स है, मेंटेनेंस है, रूटीन है, सैलरीज है। रेवेन्यू। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एक्सेप्शनल है, इरेगुलर है। रेवेन्यू एक्सेप्शनल नहीं है, नॉर्मल है, रूटीन है, रेगुलर। क्लियर? पढ़िए माहम, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। Capital items generally relate the long-term function of the business, such as raising money from shareholders or occurring non-business. नेक्स्ट। Revenue items generally relate to day-to-day operations as the operating cycle, including other matters such as overdraft. ठीक है, नेक्स्ट रविहा। Exceptional items, exceptional and unusual. For example, the cost of closing down part of a business. Unexceptional items include everything else. You have to be careful using this distinction as a phrase. Exceptional item has a price meaning. Precise meaning. Precise Precise, specific meaning. as a is precise meaning in the preparation of a company's financial statement. तो अनएक्सेप्शनल आइटम्स जो होते हैं वो बाकी सब रूटीन की चीजें हैं, वो इदारे को पता भी है कि वो क्या है। और एक्सेप्शनल आइटम भी पता है इदारे को कि क्या है, क्योंकि वो एक दफा हो रहा है, 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में। वो रोजमर्रा का आइटम ही नहीं है। नेक्स्ट, रेगुलर एंड इरेगुलर। Regular items occur at predictable intervals. Such intervals might be frequent, such as the payment of wages every week or month, or relatively infrequent, such as the payment of dividends twice a year. Irregular items do not occur at regular intervals. Purchase of new machinery, disaster recovery expenses. नेक्स्ट, कैश आउटफ्लोज। Cash outflows can occur for a number of reasons. Here are some examples. Payments to suppliers for good purchase, employees for wages and bonuses. This is revenue expenditure. क्या मतलब समझ आ रहा है? क्या पढ़ा आप लोगों ने? ये वाला पार्ट रेगुलर पढ़ लिया ना? Cash कैश आउटफ्लोज पे आप आ गए। Cash outflows can occur for a number of reasons. Here are some examples. Payments to suppliers for goods purchased, employees for wages and bonuses. Revenue expenditure में क्या आ रहा है? Payments to government for taxes owing,
एनुअल डिसबर्समेंट, ठीक है, ये सारी चीजें, डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स, ड्रॉइंग्स बाय सोल ट्रेडर्स और पार्टनर्स, ये सारी चीजें आ रही हैं। अच्छा, ये सब पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ये हो सकता है आपसे ट्रू एंड फॉल्स में कोई एग्जाम्पल के जरिए पूछ लिया जाए, तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि अच्छा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स हैं। अब आइए, पेमेंट्स टू कवर द परचेज कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स सच एज बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स, दीज आर कैपिटल पेमेंट्स। अच्छा, एक और चीज का ख्याल आपने एग्जाम में रखना है कि एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे कैपिटल रेवेन्यू पूछा जा रहा है या एक्सपेंडिचर। हो सकता है रेवेन्यू पूछ रहे हो, आप एक्सपेंडिचर समझ के एमसीक्यू में एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल टिक कर दें। You got to be very careful कि what the question is asking you, what's the requirement. Is it asking you the revenue or is it asking you the expenditure? Next, cash inflows immediately from cash customers from sales made on credit. Equity share capital से आ रहा है, कैश रिसीव लॉन्ग टर्म लोन से आ रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट से आ रहा है, लिक्विडेशन यानी कि आपने कोई डिपार्टमेंट, कोई छोटा अपना बेबी वेंचर उसको सेल ऑफ कर दिया है, लिक्विडेट हो गया है वो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपने लिक्विडेट करवा ली हैं, तो ये सारी चीजें जो है इसके एग्जांपल्स में फॉल करती हैं। प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लो, भाई मैं इसको नहीं टच कर रही, हम सबको पता है प्रॉफिट किसे कहते हैं और हम सबको पता है कैश फ्लो क्या है। हाउ एवर, अब आप ये देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस रिपोर्ट्स दैट टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स इन अ ईयर इफ गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द कैश रिसीट्स विल डिफर फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सेल्स एज कस्टमर्स विल पे आफ्टर द ईयर एंड। क्योंकि कुछ सामान आप क्रेडिट पे बेच रहे हो, उधार पे बेच रहे हो, तो हो सकता है वो ईयर एंड के बाद आपको रिसीव हो, तो फिर आप उसको रिकॉर्ड कैसे करोगे? कस्टमर्स, पढ़िएगा जरा, कस्टमर्स ओइंग Money at the start of the year. at the start of the year, owing money at the start of the year, then sales During the year. during the year, आप ऐड कर लिया, टोटल मनी ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स आपके पास आ गया, लेस कस्टमर्स ओइंग मनी एट द एंड ऑफ द ईयर, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल में कितने कैश रिसीव हुआ है कस्टमर से, वो अगर पता लगाना है तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको जल्दी से अपने पास लिख लीजिए, क्योंकि यूजुअली चैप्टर पढ़ते हुए ये स्टूडेंट से स्किप हो जाता है, तो इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट। वो भी आपने बात किया।
डन। अब आइए नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड द मटेरियल कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड कैश पेमेंट्स। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स, closing inventory at the end of the year, opening inventory at the start of the year, purchases during the year, less payments equals cash payments to suppliers during the year. अब ये क्या है, ये छोटे छोटे चीजें हैं, फॉर्मूलाज हैं जो आपको हेल्प आउट करेगा एग्जाम में, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया, पहले मुझे आप लोग बताओ कि कॉस्ट ऑफ सेल्स आप लोग के माइंड में कौन सा फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक फॉर्मूला जो अभी तक हम करते आए हैं, क्या है? Opening plus purchase प्लस परचेजेस minus माइनस क्लोजिंग, ठीक है, यही है ना? करेक्ट है। अब इसको प्रेजेंट करने का ये एक नया तरीका है, सेम चीज, सिर्फ सीक्वेंस आगे पीछे की है और कुछ भी नहीं। सेम चीज है, सीक्वेंस आगे पीछे की है। कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले लिख लिया कि कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें मालूम है क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें मालूम है क्या है ये। फिर कहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम क्या ऐड करेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। यहां हमने क्या किया था कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए? क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस किया था, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐड बैक कर रहे हैं। तो ऐड बैक कर रहे हैं ना, किसमें ऐड बैक कर रहे हैं? इसमें ऐड बैक कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, यानी जो यहाँ पे हमने किया कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए उसका उलट कर रहे हैं। क्या निकालने के लिए? परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। समझ आ रही है बात? तो उसका जब हम उलट कर रहे हैं तो हमें क्या निकालना है? परचेजेस ड्यूरिंग। फिर परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर में पेमेंट्स स्टिल ओइंग टू सप्लायर्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। पेमेंट्स जो अभी हमें सप्लायर को करनी है, जो अभी तक हमने नहीं की स्टार्ट ऑफ द ईयर में, उसको हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। नहीं, इन्होंने क्या किया? पेमेंट स्टिल ओइंग टू द सप्लायर्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर निकाल लिया, फिर इसमें परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर ऐड बैक किए, ऐड किए। ये देखो, ये है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने क्या निकाला है? परचेजेस। फिर उसके बाद इन्होंने पेमेंट्स में यही परचेजेस जो यहाँ फाइंड आउट किए ना, यहाँ ऐड किए। तो फिर इससे क्या निकल के आ रहा है? फिर उसके बाद उन्होंने लेस किए पेमेंट स्टिल ओइंग टू सप्लायर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, और इससे क्या फिर निकल के आ रहा है? इक्वल्स कैश पेमेंट टू सप्लायर्स ड्यूरिंग। बात समझ आ रही है? ये बेसिकली निकालना क्या चाह रहे हैं? पहले हिस्से में ये निकालना चाह रहे हैं सिर्फ परचेजेस, और दूसरे हिस्से में ये निकालना चाह रहे हैं कैश पेमेंट्स, कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स ड्यूरिंग द ईयर। दूसरे हिस्से में ये निकालना चाह रहे हैं, और इन दोनों को इन्होंने मर्ज्ड अप करके ये फॉर्मूला बनाया। तो आपको मैंने समझा दिया, अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है बेसिक फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट करने के लिए? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अगर आपको परचेजेस निकालनी है, आपके पास जो भी गिवन डेटा है आपको पता है क्या करना है, क्योंकि तो इक्वेशन बन गया ना ये। तो इक्वेशन है कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये इक्वेशन है। अब इसमें से जो भी डेटा गिवन है आप वो प्लेस करोगे, और जो मिसिंग डेटा है, जो कि यहाँ पर जो केस था वो मिसिंग डेटा परचेजेस था, एक्स था, तो एक्स इज इक्वल्स टू, या परचेजेस इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ही करोगे ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस करोगे ओपनिंग इन्वेंट्री, प्लस करोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। यस और नो? तो ये तो बहुत बेसिक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आइए, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स ड्यूरिंग द ईयर। इसका फॉर्मूला क्या है? पेमेंट्स ओइंग टू सप्लायर्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, यानी ओपनिंग पेमेंट्स प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग पेमेंट्स। सेम ही फॉर्मेट है ना? ओपनिंग पेमेंट्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग पेमेंट्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा? कैश पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। प्लीज इसको लिख लीजिए अपने पास। और अब बताइए, ये अगर आपके पास गिवन हो और इसमें से मिसिंग डेटा अगेन ये हो, तो आप फाइंड आउट कर लोगे? इक्वेशन है ना, जैसे ये इक्वेशन बना वैसे इसका भी इक्वेशन बन जाएगा।
यस और नो, ये दोनों सेम चीज पर डिपेंड है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग पेमेंट्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग पेमेंट। गेटिंग द पॉइंट? अब प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। परचेजेस माइनस क्यों नहीं होगी, कैश पेमेंट क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि परचेजेस ऑन क्रेडिट है, उधार है, उधार पे माल खरीदा है ना। तो उधार पे माल खरीदा है तो हम तो पता ही ये लगाना चाह रहे हैं कि कितनी पेमेंट हमें सप्लायर को करनी है। तो सप्लायर से जितना उधार लिया है तो उतनी पेमेंट हम करेंगे ना, इसीलिए इसको ऐड किया। समझे क्या ना? पढ़ के आते थे ऐसे नेक्स्ट आइए, अल्लाह भला करे आपका। अब ये देखें, ये सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन्होंने दिया है, जिसमें प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। कुछ इन्होंने इसमें से वो दिए हैं आपको, क्या उसको बोलते हैं, फॉर्मूलाज हैं। ऑपरेशनल कैश फ्लो कैसे निकालना है, कैश इन माइनस कैश आउट, एंड देन अगेन कैश इन इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस ओपनिंग रिसीवेबल्स माइनस क्लोजिंग रिसीवेबल्स। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न। परचेजेस सेम, कैश आउट परचेजेस प्लस ओपनिंग पेबल्स माइनस क्लोजिंग पेबल्स। प्लीज इसको भी लिख लीजिए फटाफट, फिर हम आगे क्वेश्चन पे जाएंगे। फॉर्मूलाज आपके पास चैप्टर वाइज सारे वन पेजर बने हुए हैं, ताकि आपको जब क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ढूंढने में आसानी हो। आपके वन पेजर फॉर्मूलाज रेडी। डन।
क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई कीजिए। आंसर क्या है? Is minus 1 favorite क्या हुआ? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। वो कर दूंगा ना ऑपरेशनल कैश फ्लो का आएंगे तो डायरेक्ट कैश फ्लो वाला यूज करूँ। प्रॉफिट निकालो, फाइंड आउट द प्रॉफिट। हाँ लिख रहे हैं। नीचे फाइंड आउट द प्रॉफिट्स एंड ऑपरेशनल कैश फ्लो। चलो को पहले करके ऑपरेशन कैश फ्लो 2 लाख टर्नओवर, सेल्स हुआ 2 लाख। 10 हो गए। रिसीवेबल्स ऐड होंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होगा ना। चार लाख 17 2 लाख के लोग आ सकते। 4 लाख 17 3 लाख 20,000 अब मैं 21,000 पेबल। ये क्या निकाल भाई देखो, कैश ही कैश आउट है ना। तो कैश इन जितना आ रहा है, जैसे 2 लाख आ गया, ठीक है। 2 लाख आ गया, फिर 2 लाख के बाद 1,70,000 हाँ 1,70,000 मतलब कैश बताओ। ठीक है, इसके बाद इन्वेंटरीज हैं तो मतलब 12,000। कैश नहीं है।
12,000 पेबल का मतलब जा रहा है तो मतलब 11,000 So receivables वो भी मैंने कह दी सिर्फ कैश में लेके 15,000 आ गया ठीक है receivables at the start of the year इन्वेंटरीज पर और ठीक है अब इसके बाद इन्वेंटरीज में 21,000 प्लस 21,000 ठीक है फिर पेबल 14 रिसीवेबल या 24,000 ठीक है ऐसे आंसर सही है ठीक है अब कैश आउट बताओ 11,000 हाँ एंड देन पेबल 14,000 बस 25,000 तार सेम गलत है इनाम का क्या आ रहा है 20 सारे 2 लाख में से हमें माइनस के 170 कैसे बनता है? सिर्फ 30 आ रहे हैं सिर्फ 30 मेरे 30 और 2 को 170 कितना दोगे नहीं हो रहा क्यों 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 आंसर सही नहीं आ रहा Assume that Beta achieved sales turnover in a particular year of $2 lakh and the cost of sales was 1,70,000. Sales turnover 2 lakh, sales लिखेंगे, cost of sales लिखेंगे कितने 1,70,000. Inventories 12,000, payables 11,000, receivables 15,000 at the start of the year. ये opening आ गया सब कुछ. At the end of the year, inventories 21,000, payables 14,000, receivables 24,000, closing सब कुछ आ गया. Find out the profits and the operational cash flow resulting from year's trading. Find out profit. Profit कैसे find out करना है? Sales minus cost of sales. Profit. Operational cash flow कैसे find out करना है? Operational cash flow. Cash in minus cash out. प्रॉफिट तो 30,000 आ गया Profit कितना आ रहा है? 30,000 30,000 आ रहा है. 30,000 आ रहा है. Correct है. Correct है. कैश क्या है ऑपरेशन कैश फ्लो मतलब सही है 15,000 सही नहीं आया तो कहीं तो मिस्टेक हुई होगी. देख लें कहाँ मिस्टेक हुई है. ये तो सीधा सीधा है. सेल्स 2 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स 127,030 खत्म. फिर कैश इन कैश आउट. कैश इन कितना कैश इन है भाई? सेल्स में ओपनिंग रिसीवेबल्स है. रिसीवेबल्स इन द ईयर कितने हुए? क्लोजिंग रिसीवेबल्स है. तो आपके पास कैश इन कितना आ रहा है? 1,91,000. Sales plus opening minus closing will give you cash in during the year. फिर आइए cost of sales plus closing minus opening will give you purchases in the year. Purchases are फिर आइए opening payables paid in the year, closing payables outstanding at the year end, cash out 1,76,000. फिर इन सबको आप जब करेंगे कैश इन माइनस कैश आउट 15,000. अब यहाँ पे कौन सी चीजें जो आपको नहीं समझ आई वो पूछ लें आप. हमने डायरेक्टली कैश इन माइनस कैश आउट किया था हमने जो कैश इन था हमने सारा वो रखा था और फिर बस माइनस कर दिया था कैश आउट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें तो ये आप देख लिया आप लोगों ने कैसे हो रहा है. तो दैट्स इट. ठीक है. अब आइए नेक्स्ट. रिकंसिलिएशन करना है तो रिकंसिलिएशन यानी रीचेक करना है तो कैसे करेंगे? प्रॉफिट लेस इंक्रीज इन रिसीवेबल्स लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस इंक्रीज इन पेबल्स विल गिव यू ऑपरेशनल कैश फ्लो. यानी ये भी नोट डाउन कर लें. ये दूसरा तरीका हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये डेटा में गिवन हो तो आपको ये मेथड भी आना चाहिए कि प्रॉफिट गिवन है, रिसीवेबल गिवन है, इन्वेंट्री, पेबल्स, कैश फ्लो पूछ रहे हैं. तो कैसे करेंगे? जितने रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री हुए वो इंक्रीज जितने भी हुए वो किस लेस और इंक्रीज इन पेबल्स हो रहा है तो प्लस. अब इसी का ऑपोजिट कर लीजिए. डिक्रीज इन रिसीवेबल होगा तो ऐड होगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री होगा तो ऐड होगा, डिक्रीज इन पेबल्स होगा तो माइनस होगा. अब आइए नेगेटिव कैश फ्लोज पढ़िए माहम. के A company that trades and cash surplus at least in the longer term. However, a profitable company can also suffer from negative cash flows. It might spend cash on non-current asset purchases and extra working capital investment. B. It might use cash to pay for business
acquisition. The high inflation rates might force a company to increase its funding of business assets in money terms, even where there is no real growth in the business. Next, Zabiha. Dividends might exceed cash surpluses for the year. In recession, for example, profit fall, but there will be pressure from shareholders to maintain or increase the dividend. Furthermore, the term of funding agreements such as business loans may require the company to pay out large sums in interest. Debt debt repayments may mean that a profitable company has a negative cash flow. The difference between profit and cash flow has important implications. If a company is profitable but बस अभी रुक जाए, पहले इसको तो डिस्कस कर लें। नेगेटिव कैश फ्लोज किसे कह रहे हैं? कि जब एक कंपनी प्रॉफिटेबली काम कर रही है तो उसके कैश सरप्लसेस होने चाहिए, ना कि डेफिसिट। लेकिन फिर भी नेगेटिव कैश फ्लो आ सकता है, नो मैटर हाउ प्रॉफिटेबल द कंपनी इज। कैसे? कि कंपनी ने ज्यादा खर्चा कर लिया, कोई महंगा तरीन नॉन करंट एसेट ले लिया, कोई जमीन खरीद ली, कोई प्लॉट खरीद लिया, कोई बिजनेस एक्वायर कर लिया, कोई फंडिंग जो चाहिए थी बिजनेस एसेट्स एंड मनी टर्म्स, हाई इन्फ्लेशन रेट्स की वजह से बहुत ज्यादा पैसा जो है आपकी इन्वेंट्री में लॉक हो गया। डिविडेंड्स माइट एक्सीड कैश सरप्लसेस, हो सकता है शेयर होल्डर्स की डिविडेंड डिमांड बढ़ गई हो, या वो देने पड़ गए हो, या डायरेक्टर ने एक फजूल एक हिमाकत वाला डिसीजन ले लिया हो कि प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं तो डिविडेंड भी बढ़ा दो, और जिसकी वजह से भुगत रहे हैं कि अब नेगेटिव कैश फ्लो हो गए। हो सकता है डेट रिपेमेंट्स थी, कोई लोन वापस चुकाना था, तो हाई प्रॉफिट आया है तो लोन चुका दिया गया है, तो एकदम से अब नेगेटिव कैश फ्लो हो गया। समझ रहे हो बात को? तो ये सारे वो पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, नेगेटिव कैश फ्लो। अब आइए नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कैश फ्लो हैज इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस। यानी प्रॉफिट कमाना और कैश फ्लो का होना दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। प्रॉफिट कमाना, बुक्स में शो रहा है प्रॉफिट है मगर हाथ में जीरो कैश है, या हाथ में बहुत कैश है बुक्स में प्रॉफिट जीरो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन दोनों का डिफरेंस समझें और इन दोनों की इम्प्लीकेशंस यानी कि इम्पैक्ट समझें इन दोनों का बिजनेस के ऊपर। तो जरा नाम पढ़िएगा। इफ अ कंपनी is profitable but short of cash, one reason could be an increase in the other elements of working capital. If a company were to seek credit from a bank to finance the growth in working capital, the bank might ask the management whether operational cash flows could be improved by squeezing working capital and reducing receivables, reducing inventories, or taking more credit from suppliers. अब यहाँ कुछ तरीके बताए हैं कि आप ऑपरेशनल कैश फ्लोज को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। बाय स्क्वीजिंग वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को जरा कम करो कि कम से कम पैसों में आपका रोजमर्रा का बिजनेस चल जाए। तो इसमें रिड्यूसिंग रिसीवेबल्स हैं, रिड्यूसिंग इन्वेंटरीज हैं, मोर क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से और उधार पे माल लेना है। नेक्स्ट पार्ट बी, नबीहा। If a company is making losses, it could try to maintain a positive operational cash flow by taking more credit, by increasing its payable and so reducing वर्किंग कैपिटल। यानी अगर वो चाहता है कि वो लॉस तो कर रहा है लेकिन कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहे, तो और उधार ले ले, लोन ले ले, पैसे आ जाएंगे हाथ में, और क्रेडिट ले ले। ठीक है। नेगेटिव ऑपरेशनल कैश फ्लो इम्प्लीकेशंस पढ़िएगा। Negative cash flows from operations would normally be an indicator of financial डिस्ट्रेस। भैया जब आपके पास पैसे हैं ही नहीं हाथ में तो प्रेशर आएगा नहीं आएगा, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आएगा नहीं आएगा कि भाई कैसे चलेगा, रूटीन के खर्चे कैसे चलेंगे, कैसे मैं तनख्वाहें दूंगा, कैसे मैं दिन निकालूंगा, कैसे मैं मशीन की कोई लुब्रिकेंट मंगवाऊंगा, क्या होगा? तो कैश का ना होना मतलब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है। साइकोलॉजिकली जो वहां लोग काम कर रहे हैं, जो हेड्स हैं, वो खिसक गए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रेशर है, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रेस। फिर अनलेस द कंपनी इज इन अ पीरियड ऑफ रैपिड एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ, कि ये हो कि कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रही है, तो इस वक्त अगर कैश कहीं कमी बेशी भी हो रही है तो मसला नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है ना जंप कर करके नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, सेल्स हो रही है, रेवेन्यू मतलब डिमांड में उनका प्रोडक्ट है, तो उनको एक तरह से एक जगह से तो तसल्ली है ना कि हाँ मार पब्लिक में
ये प्रोडक्ट पसंद किया जा रहा है, तो हम आउट ऑफ बिजनेस तो नहीं होने वाले। हाँ, कैश कहीं फंसा हुआ है इस वक्त तो वो हम निकल ही जाएंगे, तो इसलिए मसला नहीं है, लेकिन अदरवाइज इट्स अ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इज हैविंग टू इन्वेस्ट हेविली इन एडिशनल वर्किंग कैपिटल, इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स। इन्वेस्टमेंट चले जा रही है, रिसीवेबल्स करने हैं कस्टमर से, कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा, तो ये एक थोड़ा मसला हो सकता है। If a company has a negative cash flow from operations for at least 2 of the previous 3 years, it will probably be safe to conclude that its financial position is deteriorating significantly. 2 साल अगर उनका कैश नेगेटिव चल रहा है तो मतलब बिजनेस अब बंद होने वाला है, गिरने वाला है, डिटोरिएटिंग सिग्निफिकेंटली। नेक्स्ट, कैश अकाउंटिंग, अक्रूवल्स अकाउंटिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको रिपीट नहीं करेंगे। इन्होंने यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया हुआ है कि भाई जब कैश आ रहा है तो फौरी तौर पे रिकॉर्ड हो रहा है, कैश नहीं आ रहा तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अब जैसे कैश बेसिस पे जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो देखिए रेवेन्यू भी जीरो, परचेसेस भी जीरो, प्रॉफिट एंड लॉस भी जीरो। क्यों? क्योंकि पैसे तो आए नहीं, सिर्फ माल गए। लेकिन अक्रूवल बेसिस पे सब चीज रिकॉर्ड होगी, प्रॉफिट भी रिकॉर्ड होगा, हालांकि एक पैसा बैंक में नहीं आया। गोइंग कंसर्न किसे कहते हैं? गोइंग कंसर्न का मतलब होता है एक बिजनेस ने आने वाले इस साल में चलना है कि नहीं चलना है। मतलब क्या एज एन अकाउंटेंट हमें ये नजर आ रहा है कि ये तो आने वाले साल में चल भी नहीं पाएगा, ये तो बंद हो जाएगा, या हमें ये नजर आ रहा है नहीं इट्स हेल्दी, चल रहा है, तो इट्स अ गोइंग कंसर्न। अगर इसको खदशा है बंद होने का तो हम बोलेंगे गोइंग कंसर्न को, गोइंग कंसर्न रिस्क है। हम क्या बोलेंगे? गोइंग कंसर्न रिस्क है। The accruals concept defined by IASB's framework for the preparation and presentation of financial statements. तो इसकी डेफिनेशन यहाँ दी गई है, नवीहा पढ़िएगा। Financial statements are prepared on the accrual basis of accounting. यानी हम जिस बोर्ड को फॉलो करते हैं ACCA, IASB, वो क्या कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस बेस पे बनाओ? अक्रूवल बेसिस पे बनाओ, कैश बेसिस पे नहीं बनाओ। फिर Under this basis, the effects of transactions and other events are recognized when they occur and not as cash, or its equivalent is received or paid, and they are recorded in the accounting records and reported in the financial statements of the periods to which they relate. डन हो गया। अब आइए इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कैश फ्लो अकाउंटिंग करना क्यों जरूरी है? क्यों हमें पता होना चाहिए कैश इनफ्लो कितना था, आउटफ्लो कितना था? तो इसको कैसे पता लगाएंगे जल्दी से नबीहा? पहला एडवांटेज, Potential lenders will be more interested in an एबिलिटी entity's ability to repay them देन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, यानी वो उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होगा। कौन? डेटर, क्रेडिटर। जो क्रेडिटर है, जो उधार पे दे रहा है आपको पैसा, वो इस बात पे इंटरेस्टेड होगा कि कैश सिचुएशन क्या है, आप कैश आपका हेल्दी है या नहीं है। अब जैसे एक इंसान है, डॉक्टर बहुत सारे मुख्तलिफ टेस्ट आपको लिख कर देता है, तो उसमें हार्ट का टेस्ट, बीपी का टेस्ट, वेट का, ये वो, शुगर टेस्ट, थायराइड टेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है कौन सा टेस्ट होगा? हार्ट, क्योंकि दैट्स द कोर कि हार्ट सही काम कर रहा है बंदे का या नहीं। तो समझो ये जो कैश है ना, ये इदारे का हार्ट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखना जो है ना, वो कोई भी क्रेडिटर हो, बैंक हो, वो देखेगा कि भाई इसका कैश फ्लो स्टेटस क्या है, इसका कैश इनफ्लो आउटफ्लो कितना है, कितना है, कितनी हेल्दी ये कंपनी है। अब जैसे हमने इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ रहे थे F1 में, तो वहां भी इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि कैश क्या होता है किसी भी इकोनॉमी का? ब्लड फ्लो, ब्लड होता है। और ब्लड फ्लो किसी भी इकोनॉमी में जितना अच्छा होगा, उतनी अच्छी और इस्टेब्लिश्ड या स्ट्रांग वो इकोनॉमी होगी। इसी तरह इदारा भी तो उसी इकोनॉमी का हिस्सा है ना, तो इदारे में भी जितना अच्छा स्ट्रांग इनफ्लो आउटफ्लो होगा कैश का, यानी ब्लड दौरान है, खून अच्छा है, जबरदस्त है, ब्लड प्रेशर ठीक है, A1 है, तो मतलब उस इदारे की सेहत अच्छी है। उस इदारे को लोन भी लोग देने को तैयार होंगे, उसको उधार पे भी माल देने को तैयार होंगे। थैंक यू आंटी, जज़ाक। आपको मैं ढूंढ रही थी, कहाँ गई? अच्छा, ऊपर सर भी आए हुए हैं, उनसे भी चाय वगैरह पूछ एक बार में वो है हाँ, सर को चाय तो ऊपर से मिलती है, वो दे गई थी। दे गई थी, लेकिन चलो मैं ठीक। लेकिन ये चुनाव ने मेरी चाय फीडबैक नहीं, इसलिए इमाम को पूछा, मैं सियारा को पूछा, मैं कहता हमारे आगे में आपको दे दूंगा 3 फीडबैक दें, मैं लोग नहीं अच्छा, मेरे ख्याल से मिस हाशमा ने मंगवाया, जरा पता कर ले टी बैग्स वगैरह ना, सामान उगाए उन्होंने मुझे बोला था। चीनी में नहीं, मतलब खत्म हो गई आज के दिन के लिए 3 शाशी भी दूध के जो है वो भी आज अभी अभी पूछे, मिस हाशमा से पूछे।
ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट, कैश फ्लो रिपोर्टिंग सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ अदर फाइनेंशियल रिपोर्ट यूजर्स बेटर। तो लेंडर्स बहुत इंटरेस्टेड होंगे। दूसरा, कैश फ्लो की रिपोर्ट किसको सेटिस्फाई करेगी? आपके तमाम स्टेक होल्डर्स को। और मैनेजमेंट के लिए भी डिसीजन लेना आसान होगा कि आया इस महीने हमें फला चीज में, फला प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कैश फ्लो का पूरा सामने होगा ना स्टेटस। अब आइए, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग फॉर शेयरहोल्डर्स एंड ऑडिटर्स, कैश फ्लो अकाउंटिंग कैन प्रोवाइड अ satisfactory basis for stewardship accounting. What is stewardship accounting? स्टीवर्डशिप एक टर्मिनोलॉजी है जो F1 में पढ़ा है। आप लोगों ने F1 नहीं पढ़ा ना? स्टीवर्ड कहते हैं एजेंट, कहते हैं एजेंट को। एजेंट की एक टाइप है। अब देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन है, अभी अर्थक्वेक आ जाता है, खुदा ना खास्ता आ गया, सब बिल्डिंग से भागे, बच्चे भी हैं स्कूल में, सब भागे। अब मैं जब भागी बाहर तो मैंने देखा एक छोटा 3 साल का बच्चा बाहर रो रहा है और उसके साथ कोई भी नहीं। तो मैं क्या करूंगी, फौरी तौर पे उसका हाथ पकड़ लूंगी कि भाई इसको उसकी माँ जैसी मिलती है, अगर मैं उसको दे दूंगी, नहीं मिलती तो फिर कोई कंसर्न अथॉरिटी को देना पड़ेगा। तो पकड़ लिया मैंने उसका हाथ। तो अब जब तक मुझे उसकी कंसर्न अथॉरिटी नहीं मिलती, तो मैं उसकी क्या बन गई हूँ? केयर टेकर। क्या किसी ने मुझे बोला बनने के लिए? नहीं, मैं खुद से बनी हूँ। आई एम अ स्टीवर्ड, आई एम एक्टिंग एज अ स्टीवर्ड। क्या मुझे किसी चीज का लालच है? नहीं, आई एम एक्टिंग आउट ऑफ काइंडनेस। तो ये बीइंग अ स्टीवर्ड। तो कहते हैं कि डायरेक्टर्स जो होते हैं ना इदारे में, डायरेक्टर्स होते हैं, जो जो सी लीडरशिप होती है टॉप की, वो स्टेक शेयर होल्डर के लिए ओनर कौन है? बताओ, शेयर होल्डर है कि डायरेक्टर है? कंपनी का ओनर कौन है? Director. नो, शेयर होल्डर्स। क्यों? क्योंकि पैसा उनका लगा हुआ है, जिसका पैसा उसकी ओनरशिप। तो शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, तो ओनर कंपनी के कौन है? शेयर होल्डर्स है। लेकिन चला कौन रहा है उस कंपनी को? देखभाल कौन कर रहे हैं? डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स आर एक्टिंग एज अ स्टीवर्ड्स फॉर द शेयर होल्डर्स। वो उस कंपनी की देखभाल कर रहे हैं शेयर होल्डर के बिहाफ पे। तो वो एज अ स्टीवर्ड रोल प्ले कर रहे हैं अपना। इसको कहते हैं स्टीवर्डशिप। अब कह रहे हैं स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। एक तो स्टीवर्डशिप, ऊपर से अब अकाउंटिंग का वर्ड जोड़ दिया। अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। तो कह रहे हैं कि शेयर होल्डर्स के लिए और ऑडिटर्स के लिए जो कैश फ्लो की अकाउंटिंग है ना, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हैं, वो बहुत सेटिस्फैक्टरी बेसिस प्रोवाइड करता है फॉर स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। यानी कि जो ऑडिटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो किसी भी इदारे के एफएस को देखने से पहले स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो देख लेते हैं, आया कि ये हेल्दी है या नहीं है। अगर ये हेल्दी है तो वो फर्दर एफएस को स्क्रूटनाइज करते हैं। अगर उनको वहीं पे लग रहा होता है कि हेल्दी नहीं है, तो वो फिर बोलते हैं कि यार एफएस पे टाइम वेस्ट क्यों करें। ठीक है। डायरेक्टर्स का अपना कोई मतलब पैसा नहीं होता। डायरेक्टर्स को सैलरी मिलती है। नहीं, जैसे शेयर होल्डर्स जो होते हैं, सारे मतलब पूरी कंपनी के सारे शेयर उनके पास होते हैं। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टर्स के पास। नहीं, ये ऑप्शन अवेलेबल है कि डायरेक्टर्स चाहें तो वो भी अपनी कंपनी का शेयर्स ले लेते हैं। बल्कि कहीं कहीं किसी किसी कंट्री में ये रूल, ये लॉ लागू है कि अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तो कुछ हिस्सा शेयर्स में डालना पड़ेगा। क्यों? ताकि आपको भी तो फील हो ना ओनरशिप की, मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी का नुकसान क्यों करूं। नहीं तो बाहर वाला आएगा, वो बोलेगा हाँ मेरे को तो मंथली सैलरी मिल रही है, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। हम मंथली सैलरी लेगा और ऐश करेगा और चलाएगा कंपनी को जैसे दिल चाह रहा है। तो उसके बेनिफिट में हो या उसके लॉस। लॉस में हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उसका अपना पैसा उस कंपनी में लग जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है, तो वो ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि हाँ ये तो मेरी कंपनी है, ये ग्रो करेगी तो मैं भी ग्रो करूंगा, मेरे शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा तो मुझे कैपिटल गेन होगा। तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट अलाइन हो जाता है। तो बहुत सारी कंट्रीज में ये रूल या ये लॉ है कि भाई आपने जो है, अगर डायरेक्टरशिप पोजीशन में आना है तो इतने परसेंटेज शेयर तो लेना ही पड़ेगा। तो ये भी एक है, लेकिन जरूरी नहीं है, बहुत सारे डायरेक्टर्स वैसे भी हो जाते हैं, बन जाते हैं। नेक्स्ट, कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट। भाई हम इस पे बार बार बात कर चुके हैं, मैं दोबारा बात नहीं करना चाह रही। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, लिक्विडिटी का मतलब यही है कि आपके इदारे के पास कितना इस वक्त कैश इन हैंड है, या कितने कैश इक्विवेलेंट्स है। इक्विवेलेंट्स का मतलब है आपके घर में गोल्ड है, इन्वेस्ट किया हुआ है ना, फॉरेन करेंसी डॉलर पे इन्वेस्ट किया हुआ है ना, जब चाहो जाके एक्सचेंज करा के पीकेआर ले सकते हो ना।
ये है कैश इक्विवेलेंट, ये है कैश इक्विवेलेंट। इसी तरह इदारा भी करते हैं अपनी सेविंग्स को बॉन्ड्स की शक्ल में, डिवेंचर्स की शक्ल में, गोल्ड की शक्ल में, फॉरेन करेंसी की शक्ल में रखता है, वो कोई करंट नॉन करंट एसेट की शक्ल में, कि जिसको फौरी तौर पे मार्केट में जाके बेचेंगे तो पैसा हाथ में आ जाएगा, खुला हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट ये वाला चैप्टर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम 2 चैप्टर्स कर लें, क्योंकि ये पूरा सेक्शन ही थियोरेटिकल है, और अब चूंकि बेस बन गई है तो अब मैं आगे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चल सकती हूँ। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कोई क्वेरीज है तो पूछ लें। हम्म, BNSS का चैप्टर वो F2 में।